अर्थात लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए एक सूचना दी जाती है कि ऐप अभी अपडेट हो रहा है। हो सकता है 1-2 दिन और कुछ समस्याएं आए। अपडेट में ऐप लगा है तो हो सकता है कुछ समस्याएं आए। 1-2 दिन में जो भी समस्याएं हैं वह दूर कर ली जाएंगी। दूसरी सूचना आपके लिए शुरुआती दौर में ये है कि ऐप पर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग इत्यादि चीज़ें न लिखिए। जो भी आपको लिखना हो या जो भी आपको पूछना हो हमारे मोबाइल नंबर 9452977430 पर या तो मैसेज करिए या कॉल करिए, व्हाट्सएप से पूछिए। ऐप पर ज़्यादा आप नोटिफिकेशन न दीजिए। आपको इस बात की सीरियसली सूचना दी जा रही है। आगे से आप लोग सतर्क रहिए। आइए एविडेंस एक्ट हम पढ़ा रहे हैं। एविडेंस एक्ट में आगे बढ़ा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब हल्का सा तेज़ी से ही पढ़ाया जाएगा। सामान्य बातें आज समाप्त करके सेक्शन पर भी हमें आना है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रियम्बल या उद्देश्य का पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था और उसमें ये बताया गया था कि एविडेंस के प्राइमरी रूल क्या हैं या प्राइमरी रूल क्या हैं, प्राथमिक सिद्धांत क्या हैं। आजकल जो प्री और मेंस में क्वेश्चन बनाने का मॉडल है, सीधे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन बन रहा है वह आपका टेक्निकल बन रहा है। तो आइए देखा जाए, क्या एविडेंस एक्ट अपने आप में पूर्ण है? पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट हैं? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने आप में एब्सोल्यूट या पूर्ण है कि नहीं। बिहार ने ये क्वेश्चन बनाया है तो आपका जवाब रहेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है। अर्थात अन्य कानूनों में भी, अन्य एक्ट या कोड में भी एविडेंस के कुछ विशेष नियम पाए जाते हैं। अब जो बिहार ने क्वेश्चन आपका बनाया कि वह कौन कौन से कानून हैं जिसमें कि एविडेंस के नियमों को समाहित किया गया है, ये आपका बिहार ने क्वेश्चन बनाया है। तो एक एक करके आप अच्छे से याद रखिएगा। एविडेंस के नियम सीआरपीसी यानी कि आपका सीआरपीसी के चैप्टर 12 में भी पाए जाते हैं। यानी कि भारत साक्ष्य अधिनियम यानी कि साक्ष्य के नियम आपका सीआरपीसी के चैप्टर 12 में यानी कि अध्याय 12 में सेक्शन 154 से लेकर 176 तक में पाए जाते हैं। दूसरा जो एविडेंस का आपका नियम पाए जाते हैं वह है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 अर्थात भारतीय परिसीमा अधिनियम, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 और 19, ये भी याद रखिएगा। 18 और 19 में
साक्ष्य के कुछ नियम पाए जाते हैं। इसके बाद इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 अर्थात भारतीय स्टाम्प अधिनियम, भारतीय, फिर एक बार देखिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा आपका यानी कि इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 35 में भी साक्ष्य के कुछ नियम पाए जाते हैं। इसके बाद जो एविडेंस के नियम पाए जाते हैं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 यानी कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अर्थात इसका मतलब भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के सेक्शन यानी कि धाराएं याद रखिएगा, धारा 17, 49 और 50 यानी कि धारा 17 में, इसके बाद 49 में और इसके बाद आपका 50 में, यानी कि 50 में एविडेंस के नियम पाए जाते हैं। तो बिहार ने एक बार ये क्वेश्चन बनाया है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार रखना है, इसको याद रखिएगा। अब आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन सामान्य बातों में कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसी विधि है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है। कैसी विधि का मतलब आइए देखा जाए, यानी कि सब्सटेंसिव लॉ है कि आपका कह सकते हैं कि एडजेक्टिव लॉ, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सारवान विधि अर्थात इंग्लिश में सब्सटेंसिव लॉ या दूसरा प्रक्रियात्मक विधि अर्थात प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना था और प्री में भी आपका क्वेश्चन बना है बिहार में कि साक्ष्य अधिनियम है, मॉडल देखिए, सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एविडेंस एक्ट एक एडजेक्टिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ है, दोनों एक ही हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रक्रियात्मक विधि। अब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन ये था कि सब्सटेंसिव लॉ और एडजेक्टिव लॉ में डिफरेंस क्या है, अर्थात सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि में अंतर क्या है। अंतर अच्छे से याद रखिए, बस एक लाइन। जो विधि व्यक्तियों के राइट यानी कि अधिकार, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्वों का वर्णन करती हैं वह सब्सटेंसिव लॉ कहलाती हैं। और जो विधि इन राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी को इन्फोर्स कराने का मतलब ये हुआ प्रवर्तित कराने का तरीका बताती हैं, मेथड बताती हैं, ढंग बताती हैं, वह आपका एडजेक्टिव लॉ या प्रक्रियात्मक विधि कहा जाता है। अब आइए आगे देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वह एविडेंस एक्ट का इफ़ेक्ट पूछा जाता है। इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव, इसको भी
अच्छे से तैयार करना है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव। देखिए, किसी भी कानून का दो प्रभाव हो सकता है। आप दोनों प्रभावों को याद रखिए। एक भूतलक्षी, एक जो इफ़ेक्ट होता है भूतलक्षी। भूतलक्षी का मतलब ये हुआ कि उस कानून को बैक डेट से लागू किया जाता है। और एक आपका होता है भविष्यलक्षी। भविष्यलक्षी एक होता है भविष्यलक्षी। अब यहाँ से आपको वर्तमान में क्वेश्चन बनता है। पहले दोनों का मतलब समझिए। जो कानून बैक डेट से भी लागू किए जाते हैं या किए जा सकते हैं उनको भूतलक्षी प्रभाव कहा जाता है। और जो कानून भविष्य में ही लागू किए जा सकते हैं, बैक डेट या पिछली तारीखों से नहीं, उन्हें भविष्यलक्षी प्रभाव कहा जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, यहाँ से 2-3 को रिलेट करके अच्छे से क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इफ़ेक्ट रखता है, प्रभाव रखता है। मॉडल दिया है भूतलक्षी, भविष्यलक्षी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अर्थात 1 सितंबर 1872 के पूर्व के मामले में भी लागू होगा, बाद के भी मामले में लागू होगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। आपको केस भी इस पर याद रखना है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी दोनों इफ़ेक्ट रखता है। और ये जो केस आया, ये याद रखिएगा, दाता छिवा के केस में आया। दाता छिवा याद रखिएगा, केस पूछा जा सकता है। फिर मैं बता दूं, दाता छिवा वर्सेज स्टेट। दाता छिवा वर्सेज स्टेट के वाद में ये निर्णय दिया गया कि एविडेंस का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वह भूतलक्षी भी हैं। यानी कि अब दोनों मारिएगा। केस पूछा जा चुका है। इसी प्रकार आपको कोरिलेट करके कुछ चीज़ें और जाननी हैं। और वह जो जाननी है सीपीसी में पूछा जाता है कि सीपीसी का इफ़ेक्ट क्या है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाता है तो सीपीसी का इफ़ेक्ट भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का भी इफ़ेक्ट भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं है। आईपीसी का भी इफ़ेक्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण है आईपीसी। जो ये आईपीसी का भी इफ़ेक्ट हैं, ये केवल भविष्यलक्षी हैं, भूतलक्षी नहीं हैं। और आईपीसी को तो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आपका आईपीसी में। फिर एक बार देखिए, आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये बताता है कि आईपीसी को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, अर्थात बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। अब एविडेंस एक्ट में आगे बढ़ा जाए
कुछ सामान्य 1-2 बातें बची हैं, तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। देखिए, जहाँ तक एविडेंस की बात है, एविडेंस में कार्य हम बता रहे थे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कार्य क्या है। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्य की बात है, आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्य को देखा जाए। मैं उदाहरण पिछली बार बताया भी था पिछले लेक्चर में, फिर एक बार बता दूं। पक्षकार उन तथ्यों को, यानी कि पक्षकार उस फैक्ट को कोर्ट में कैसे विश्वास दिलाएंगे या न्यायालय में या कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे जो कोर्ट के बाहर घटनाएं घटित हुई हैं। यानी कि जो मैटर कोर्ट के बाहर घटित हुए हैं उन्हें कोर्ट को कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि ये घटना घटित हुई थी, यही साक्ष्य अधिनियम का कार्य है। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की योजना की बात है, आइए साक्ष्य अधिनियम की योजनाओं को देखा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी बिहार में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तीनों भागों के बारे में अच्छे से याद रखिए। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी पिछली बार ही बिहार सिविल जज की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया भी था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। यानी कि कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने आपका कह सकते हैं कि सेक्शन हैं। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। अगर भाग पूछे, पार्ट पूछे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आपका अगर 3 भाग हैं, कहाँ कहाँ से भाग हैं, पहला याद रखिए, आपका जो भाग दिया गया है धारा 1 से लेकर 55 तक दिया गया है। दूसरा भाग आपका धारा 56 से लेकर आपका 100 तक दिया गया है। और तीसरा जो भाग है वह 101 से लेकर 167 तक दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 भागों में एविडेंस को बांटा गया है। पहले सेक्शन से याद रखिएगा। फर्स्ट भाग हैं 1 to 55, सेकेंड भाग हैं 56 से लेकर 100 और थर्ड भाग है आपका कह सकते हैं कि 101 से लेकर 167। अब जो बिहार ने और यूपी ने और एमपी ने मॉडल बताया, वह मॉडल देखा जाए। मॉडल ये था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रथम भाग में क्या दिया गया है, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दिया गया है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगति। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति अभी हम बताएंगे डिटेल में, अभी आगे बढ़ेगा तो आपका तथ्यों की सुसंगति अर्थात रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। जहाँ तक दूसरे पार्ट की बात है, आपका कह सकते हैं कि 56 से लेकर 100 तक में दूसरा भाग है और इसमें
आपका सबूत के बारे में यानी कि प्रूफ के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन एमपी में आ चुका है। सबूत के बारे में अर्थात प्रूफ के बारे में इस भाग में बताया गया है 56 से लेकर 100 तक में। और ये क्वेश्चन बिहार में तीसरा बना है, इस रिपीट कर सकता है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। सेक्शन 101 से लेकर 167 तक का साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, यानी कि साक्ष्य का पेश किया जाना यानी कि एविडेंस को पेश करना और उसका प्रभाव, इफ़ेक्ट अर्थात प्रभाव। ये क्वेश्चन एक बार बिहार में बना है। क्वेश्चन ये बना है कि भाग 3 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 याद रखिए 101 से लेकर 167 तक हैं, अर्थात 101 से लेकर 167 तक है। अब दूसरा क्वेश्चन बना था बिहार में कि भाग 3 में क्या दिया गया है। तो एविडेंस को पेश करना, और एविडेंस जब पेश हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, इसका वर्णन आपका कह सकते हैं कि पार्ट 3 में दिया गया है। फिर मैं बता दूं, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन एविडेंस से गलत न हो तो आप एक एक छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ अभी से उसको कवर करिए, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत न हो। आइए आगे देखा जाए। जहाँ तक आगे की बात है, चूँकि साक्ष्य नियम में 11 चैप्टर हैं, तो सबसे पहले पूरे अध्यायों को एक एक बार आपका देख लिया जाता है। अध्याय से भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा अध्याय आपका कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो आइए एक एक अध्यायों के बारे में 2-2 मिनट केवल उल्लेख किया जाएगा। चैप्टर 1 देखा जाए। चैप्टर 1 आपका प्राइमरी बातों से संबंधित हैं, जनरल बातों से संबंधित हैं, प्रारंभिक बातें हैं, अर्थात इस चैप्टर में सामान्य बात दी गई है। सामान्य यानी कि अध्याय 1 में जनरल बातें, प्रारंभिक बातें या सामान्य बातें दी गई हैं। ये जो सेक्शन हैं 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। देखिए सामान्य बातों में क्या क्या कह सकते हैं कि दिया गया है। धारा 1 से लेकर 4 तक प्रारंभिक बातें दी गई हैं, जिसमें कि देखिए जो सामान्य बातें रहती हैं उसमें क्या हमेशा दिया जाता है, ये समझिए। एक तो उस कानून का नाम दिया जाता है, नेम क्या है, उसके बाद उसके विस्तार एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक हैं, इसके बाद कुछ शब्दों को निर्वचित या परिभाषित किया जाता है। यही बातें सब अध्याय 1 में दी जाती हैं। तो आपका अध्याय 1 में सामान्य बातें हैं, धारा 1 से लेकर 4 तक। आइए देखा जाए। अब आपका अध्याय 2 देखना है। इसी अध्याय में समय भी लगता है। अध्याय 2 तथ्य, अध्याय 2 में जो प्रावधान है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, अर्थात तथ्यों की सुसंगति के विषय में, सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति के विषय में प्रावधान है। ये जो सेक्शन है ये
सेक्शन 5 से लेकर 55 तक दिया गया है, यानी कि धारा 5 से लेकर 55। देखिए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगति के विषय में प्रावधान सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक दिया गया है। इसको 2 मिनट समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप न्यायालय में एविडेंस को पेश करेंगे तो आप भानुमति का पिटारा अर्थात कोई भी तथ्य एविडेंस में पेश नहीं कर सकते। जब भी आप कोर्ट में एविडेंस पेश करिए, आपको दायरा सीमित है, आपको अपनी बात 5 से लेकर 55 तक में सेट करनी पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब अगर अधिवक्ता या एडवोकेट साहब अपनी बातों को रखते हैं, अर्थात किसी फैक्ट को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह अथाह कह सकते हैं कि नहीं कर सकते फैक्ट को प्रस्तुत। उन्हें हर हाल में 5 से लेकर 55 तक में अपनी बातों को सेट करना पड़ता है। देखिए एक और इसमें नियम जान लीजिए, एक लाइन। नियम ये जानना है कि प्रत्येक कानून यानी कि प्रत्येक एक्ट या कोड में एक सेक्शन या एक आर्टिकल ऐसा ज़रूर रहता है जो लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं अपनी बात वकील साहब सेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि वह एक सेक्शन ऐसा रहता है जहाँ कि वह अपनी बातों को सेट कर सकते हैं। इसी को लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार सिविल जज के इंटरव्यू में पूछा गया था कि एविडेंस का कौन सा सेक्शन लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग है। तो अगर आपसे पूछे कि एविडेंस का कौन सा सेक्शन लॉयर्स पैराडाइज हैं, वकीलों का स्वर्ग हैं, तो आप बताएंगे सेक्शन 11 अर्थात धारा 11, जिसे हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। अब आ जाइए अध्याय 3। जहाँ तक अध्याय 3 की बात है, चैप्टर 3 की बात है, आपका चैप्टर 3 जो है वह आपका जो दिया गया है धारा 56 से लेकर 58 तक। बिहार में मेंस में भी यहाँ से आपका वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है। तथ्य अर्थात फैक्ट जिनका साबित किया जाना अर्थात जिनका प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है अर्थात नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ऐसे फैक्ट हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कोर्ट में प्रूफ या सिद्ध या साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम डिटेल में बताएंगे। आपका अध्याय 3 इन्हीं बातों का उल्लेख करता है। आइए अध्याय 4 देखा जाए। अध्याय 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 ही सेक्शन हैं, 59 से लेकर और 60 तक। ओरल एविडेंस के बारे में। ओरल एविडेंस का मतलब हुआ मौखिक साक्ष्य के बारे में। आइए ओरल एविडेंस के बारे में देखा जाए। यहाँ आपका
यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है, लेकिन चूँकि सामान्य बातें एक एक अध्याय में कौन सी बातें दी गई हैं, अभी 2-2 मिनट केवल इसका उल्लेख किया जा रहा है। डिटेल में आपको बताया जाएगा तो हम इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन 2-2 लाइन समझिए कम से कम किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। मौखिक साक्ष्य के विषय में, ओरल एविडेंस के विषय में, इसको लिविंग एविडेंस, जीवित साक्ष्य या जिंदा साक्ष्य भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य होता क्या है। ध्यान समझिए, जब कोई विटनेस यानी कि जब कोई साक्षी अपने मुख से यानी कि माउथ से, यानी कि जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस देता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर एक बार याद रखिए, जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। अब ये समस्या है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ हैं, यानी कि जो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, उसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए एक सेक्शन बना है स्पेशल 119, यानी कि जो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता या बोलने में असमर्थ हैं, उसके लिए एक सेक्शन बना है 119। और पिछली बार इसी बार यूपीजे में ये सेक्शन पूछा भी गया था। जो साक्षी बोलने में असमर्थ हैं, वह इंडिकेशन द्वारा अर्थात संकेतों द्वारा या रिटेन यानी कि लिखकर या अन्य किसी प्रकार से अपना एविडेंस दे सकता है। देखिए, अपना एविडेंस दे सकता है, ये याद रखिए। अर्थात जो साक्षी बोलने में असमर्थ हैं, वह साक्ष्य दे सकता है अपना, और इसके लिए सेक्शन 119 काम करेगा। इसको आगे डिटेल में हम बताएंगे। बस एक उदाहरण बता दिया जाए, चूँकि बाबा इस समय प्रसिद्ध हैं, तो एक उदाहरण बाबाओं पर देखा जाए। मान लीजिए एक बाबा हैं और प्रण लिए हैं, यानी कि कसम खाए हैं, वादा। देखिए इसको सही करिए तो देखिए, चल रहा है ना। भाई देखिए, फिर एक बार आपको सूचना दी जाए कि बीच में आप कोई कमेंट ना करिए, उससे डिस्टरबेंस होता है। बीच में आप कह सकते हैं क्लास चलते समय ऐप पर कोई कमेंट ना करिए, फिर आपसे अनुरोध किया जाता है क्लास के बाद ही फ़ोन करिए। क्लास चलते समय आपको अगर दिक्कत आ रही है तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी आज से, लेकिन बीच में आप कह सकते हैं कि कोई आप ये कमेंटबाजी और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और क्वेश्चन न पूछिए। देखिए आगे बाबा का मैं उदाहरण बता रहा था। आपका एक बाबा हैं जो 5 साल से ये प्रण लिए हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, यानी कि मैं डम्ब रहूँगा, मूक रहूँगा, डम्ब रहूँगा, अर्थात मैं बोलूँगा नहीं। ऐसी दशा में उनको गवाह के रूप में पेश किया जाता है। वह चूँकि प्रण लिए हैं कि नहीं बोलूँगा, अतः ऐसी दशा में उनका प्रण भी बना रहे और कह सकते हैं कि काम भी चल जाए। तो जब नहीं बोलेंगे तो एविडेंस की धारा 119 है
कि वह अपनी बात लिख कर दे सकते हैं, और जो वह रिटेन में देंगे, जो वह लिख कर देंगे, वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न मानकर ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से 119 में बताई गई है। आइए आपका अध्याय 5 देखा जाए। जहाँ तक आपका चैप्टर 5 की बात है, अध्याय 5 को देखा जाए। अध्याय 5 आपका है 61 से लेकर 90A तक, यानी कि 61 से लेकर 90A तक हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में प्रावधान आपका सेक्शन 61 से लेकर 90A तक में दिया गया है, जिसको कि आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन शॉर्टकट में एक लाइन बता दिया जाए। जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ये बेस्ट एविडेंस होता है। इसे डेड एविडेंस भी कहा जाता है, अर्थात इसे मृत साक्ष्य भी कहा जाता है, डेड एविडेंस भी कहा जाता है। और इसमें वह शक्ति रहती है कि यह ओरल एविडेंस को, अर्थात मौखिक साक्ष्य को बाहर का रास्ता दिखा दे। आइए अगला अध्याय चला जाए। आपका कह सकते हैं कि अध्याय 6 देखा जाए। 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 91 से लेकर और 100 तक हैं। इसमें आपका दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा ओरल एविडेंस को आपका बाहर कर देना, अपवर्जित कर देना, बाहर का रास्ता दिखा देना। देखिए, दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है। दस्तावेजी साक्ष्य में वह शक्ति होती है, पावर होता है कि वह मुख से बोले गए साक्ष्य, अर्थात ओरल एविडेंस को बाहर का रास्ता दिखा दे। और ये शक्ति आपका अध्याय 6 में दी गई है, 91 से लेकर 100 तक में। 91 पर इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। 91 से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना है कि एविडेंस की कौन सी धारा सिविल मामलों की बोन, अर्थात सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो आप अच्छे से तैयार रखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी, अर्थात बोन कहा जाता है। अब आइए अध्याय 7 देखा जाए। अध्याय 7 में 101 से लेकर आपका 114A तक प्रावधान किया गया है सबूत के भार के विषय में, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार का मतलब ये हुआ, सबूत का भार, सबूत का भार का मतलब ये हुआ कि वह कौन पक्षकार हैं या वह कौन पार्टी हैं जो किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस पेश करेगी। इसको भी डिटेल में चला जाएगा आगे। अध्याय 8 आ जाए। अध्याय 8 में 115 से लेकर 117 तक प्रावधान है स्टापेल यानी कि विबंध के बारे में। आपका विबंध के बारे में अर्थात स्टापेल के बारे में प्रावधान आपका 115 से लेकर 117 तक में है।
स्टापेल का मतलब हुआ मुकरने से रोकना। आपका पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था कि स्टापेल अप्लाई होता है सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। पिछली बार ही बना है। देखिए अभी आपका 3-4 क्वेश्चन ऐसा बताया गया जो यूपीजे में पिछली बार ही बना है। तो फिर मैं बता दूं, एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पिछली बार बना है। तो स्टापेल का जो प्रिंसिपल है, विबंध का जो नियम है, ये केवल और केवल सिविल मैटर में अप्लाई होता है, क्रिमिनल या आपराधिक में नहीं। आइए अध्याय 9 देखा जाए। अध्याय 9 आपका है धारा 118 से लेकर आपका 134 तक धारा है आपका। इसमें दिया गया है विटनेस के बारे में, अर्थात साक्षियों के बारे में, अर्थात गवाहों के बारे में। 118 से लेकर 134 तक में ये बताया गया है कि कौन गवाही देने में, साक्ष्य देने में कॉम्पिटेंट या सक्षम होगा, कौन सक्षम नहीं होगा। और 134 पर तो आपका कह सकते हैं कि लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। यूपीजे भी बनाया और यूपी एपीओ भी बनाया। 134 पर देखिए क्या बना था। देखिए जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बिहारी सब पे भारी। भाई बुरा ना लगे आपको, एक बिहारी सब पे भारी, वहीं धारा 134 है। वहीं धारा 134 है आपका। किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कितने गवाहों या विटनेस की आवश्यकता होगी, 1, 2, 3 और अंतिम दे देगा कोई स्पेशल नंबर या कोई विशिष्ट संख्या आवश्यक नहीं है। तो अच्छे से याद रखिए, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, यही आंसर मारेंगे। अर्थात अब देखिए क्या पूछा गया था, साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। या साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, ग्रेविटी आंकी जाती है, न कि नंबर, न कि संख्या। ये क्वेश्चन आपका बना था। आइए अध्याय देखा जाए। अध्याय आपका 10 देखा जाए। अध्याय 10 में आपका है साक्षियों की परीक्षा के विषय में, अर्थात विटनेस के एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ आपका 135 से लेकर 166 तक है। यानी कि जब कोई विटनेस कोर्ट में आता है तो कौन कौन सा एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन सी उसकी परीक्षा होगी, इस बात का उल्लेख इस चैप्टर में किया गया है। और अंतिम आज का आपका देख लिया जाए, अध्याय 11। ये पूछा गया था अभी उत्तराखंड में। ये सबसे छोटा अध्याय है, इसमें केवल एक ही धारा है। और इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का प्रभाव, अर्थात अगर एविडेंस को प्रॉपर तरीके से आपका ग्रहण नहीं किया गया या इनप्रॉपर यानी कि अनुचित तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये क्वेश्चन अब मेंस में भी काफ़ी आ रहा है। तो याद रखिए, आपका सबसे छोटा अध्याय अभी उत्तराखंड में बना था 11 है। धारा 167 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का प्रभाव। और सबसे बड़ा अध्याय पूछे
तो अध्याय 2 है आपका, और अध्याय 2 में दिया गया है तथ्यों की सुसंगति, धारा 5 से लेकर 55। तो आपको फिर एक बार लास्ट में, अभी सीपीसी 15 मिनट बाद सीपीसी का क्लास चलेगा, फिर एक बार बता दिया जाए, 15 मिनट बाद सीपीसी की क्लास चलेगी। और फिर लास्ट में आपको सूचित किया जाए कि भाई ऐप पर आप कह सकते हैं कि चैटिंग न करिए, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बहुत हो गया, यानी कि अब तो मान जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि अब न चूक चौहान, तो अब मान जाइए और आपका गुड इवनिंग